जय हिंद। आज हम लोग क्लास 8 का हमारे अतीत अध्याय नंबर 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 2 में जाना था कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत जैसे इतने बड़े उपमहाद्वीप में व्यापार करने आई थी और यहाँ की शासन सत्ता स्थापित कर ली, यहाँ पे अपना साम्राज्य नियंत्रण करने लगा और शासन चलाने लगी थी। आप वहाँ जाकर हमारे चैनल के पेज पर अध्याय 2 देख सकते हैं। अब आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं। देखिए, बता रहा है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, मतलब उस समय जो गांव वाले क्षेत्र थे, भले कंपनी बड़े साम्राज्य को कब्जा कर ली थी, लेकिन गांव में जो स्थानीय सरकारें उस समय उभर के आई थी, उनके ऊपर शासन चलाने में क्या क्या समस्याएं आ रही थी और इस सारे बातों के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। अब आइए जानते हैं। ऊपर आपको एक चित्र दिख रहा होगा, ये चित्र 1 है। इसमें 1765 में रॉबर्ट क्लाइवा जो मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए, ऐसा एक चित्र दिख रहा है जिसने रॉबर्ट क्लाइवा था, वो बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण कर रहा है, यानी राजस्व करने। प्लासी के युद्ध में जाना था कि जब मीर जाफर को दोबारा गद्दी पर बैठाया गया था, तो ये अपने आप में फिर से कठपुतली सरकार नहीं बनना चाह रहा था। जिसके बाद जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो कंपनी ने सोचा कि अब देश के साम्राज्य को चलाने के लिए किसी और को नहीं, खुद से नवाब बनना होगा, खुद से बंगाल की राजनीतिक व्यवस्था को संभालना होगा, और ये उस गद्दी पे खुद से बैठ गए थे। जिसके बाद मुगल साम्राज्य से इन्होंने 2 जगह की दीवानी हासिल कर ली थी। आइए जानते हैं। कंपनी दीवान बन गई। अभी हम लोगों ने जाना था कि कंपनी कैसे दीवान बनी, आप अध्याय 2 में विशेष और जाकर देख सकते हैं। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। मतलब 12 अगस्त का दिन था 1765, यानी बक्सर का युद्ध 1764 में खत्म हुआ था, और जब कंपनी के इन लोगों ने नवाब बने। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइवा के तंबू में घटी होगी। मतलब उस समय जब युद्ध वगैरह हो गया होगा तो ये तंबू में हिंदुस्तान के कह सकते हैं कुछ लोग होंगे और अंग्रेजों के मुट्ठी भर लोग होंगे। इन कुछ लोगों के बीच ही ये घटना घटी होगी कि रॉबर्ट क्लाइवा को दीवानी मिल जाता है। लेकिन इसे इस चित्रकार ने ऊपर दिए गए चित्र से इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइवा ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। मतलब बता रहा है कि रॉबर्ट क्लाइवा अपने समय में चित्रकार रखता था और वैसे हर एक चित्र को वो चित्रकार खींचता था, जिससे कह सकते हैं कि ब्रिटिश की हुकूमत का शान और शौकात का पता चलता हो, उनकी सत्ता में पावर का पता चलता हो। और इसी वजह से देखिए कितना भव्य चित्र बना हुआ है, जबकि ये कुछ लोगों के सामने एक तंबू में ऐसा समझौता हुआ होगा। आगे बता रहा है कि बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। मतलब बंगाल की दीवानी, इन लोग अब कर वगैरह लेने लगा था, इनकम का व्यापार के छोड़कर और भी कह सकते हैं कि इन लोग का इनकम का सोर्स बन गया था, इसलिए ये एक बहुत बड़ी घटना थी। आगे जानते, दीवानी के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। मतलब कह सकते हैं कि दीवान जब इन लोगों को मिला था दीवानी यहाँ का, तो भूभाग पे जो अधिकार था, शासनिक तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन आर्थिक स्तर पे, यानी यहाँ पे कर लेना, यहाँ पे किले वगैरह बंदी करना, बहुत सारे चीज ये अपने मर्जी से यहाँ पे कर सकते थे। आर्थिक स्तर पे कह सकते हैं कि ये सारा टैक्स वगैरह यहाँ से लेते थे। अब उसे अपनी जमीन को शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। मतलब जो उन लोगों के पास जमीन था उस पर कैसे शासन चलाएं और कैसे उससे आमदनी अर्जित करें। मतलब इन लोग व्यापारी था तो फायदा ही कमाना चाहता था, तो इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। मतलब कंपनी का समय के साथ साथ खर्च भी बढ़ रहा था, क्योंकि ये धीरे धीरे विस्तार कर रही थी, तो इसलिए यहाँ से कोई ऐसा इनकम चाहती थी जिससे इन लोगों का आमदनी को जुटाया जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरतों की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। मतलब चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यापार करने आई थी, तो उसका सबसे बड़ा मकसद था यहाँ से व्यापार करना और लाभ कमाना। इसलिए वह राजनीतिक हस्तक्षेपों को अपनी ज़रूरत भर इस्तेमाल करती थी, और हर जगह से वे व्यापार से या इन जमींदारी व्यवस्था जब दीवानी ले लिए थे तो इससे केवल मुनाफा कमाने के बारे में ही इन लोग सोचते रहते थे।
समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। मतलब समय के साथ धीरे धीरे जब इन लोग साम्राज्य को बढ़ाया तो विस्तार करने के समय में कई परेशानियां आई और इन लोगों को एहसास हुआ कि बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ की लोकल स्थानीय तो थी नहीं, ये बाहरी ताकत थी, जिसके वजह से इन लोगों को भी शांत रहना था। जो गाँव देहात से पहले शासन चला चुके थे, मतलब जो गाँव देहात में पहले ही शासन कर चुके थे, कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य में कई क्षेत्रीय और स्थानीय राजा उभर के आए थे जब मुगल साम्राज्य की पतन हो गई थी, यानी उनका नींव कमजोर पड़ गया था, तो ये आपस में ही क्षेत्रों में अपना साम्राज्य खड़ा कर दिए थे। इनके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी दिक्कत हो रहा था। जिनके पास अभी भी काफी ताकत और सम्मान था, ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे, उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। मतलब कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि इन लोगों को अपने कंट्रोल में रखा जाए, इन लोगों को खत्म नहीं किया जा सकता। इन लोगों को खत्म करने में इन लोगों का व्यापार का भी हानि होता और खामखा फालतू में इन लोगों को उलझना पड़ता यहाँ के स्थानीय लोगों से। इसलिए इन लोग उस लोगों को खत्म नहीं करना चाहता था, बल्कि उन लोगों को अपने नियंत्रण यानी अपने कब्जे में रखना चाहता था। कह सकते हैं कि राजनीतिक बागडोर अपने हाथों में रखना चाहता था। अब हम लोग जानेंगे कंपनी की आमदनी। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। मतलब वो दीवानी हासिल कर ली थी, राजस्व कर ले सकती थी, राजा जैसा अपना राज कर सकती थी उन क्षेत्रों में, लेकिन अभी भी वो अपने आप को व्यापारी मानती थी और मुनाफा कमाने का प्रयास हमेशा करते रहती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो लगाना चाहती थी, मतलब जो उसको दीवानी मिला था उन क्षेत्रों पे वो भारी भरकम लगान यानी कर लेना चाहता था, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। हिचकिचा मतलब कि किस आधार पे कितना कर लिया जाए एक व्यक्ति से या जमीन पे, किस आधार पे, इस पे कोई नियम नहीं बना पा रही थी। उसको हिचकिचाहट हो रहा था कि कैसा नियम व्यवस्था बनाया जाए। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करे, मतलब ज्यादा से ज्यादा इन लोगों से कर ले, जमीन से जो टैक्स जो दीवानी मिला था इन लोगों को बिहार और उड़ीसा का, उस पर ज्यादा कर ले पाए और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। साथ ही इन लोग एक और प्लान था कि जो व्यापार करने आया था तो रेशमी कपड़े और सूती कपड़े खरीदते थे, उसको कम कीमत पे इन लोग खरीदना चाहता था। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था, मतलब दाम बढ़ गए थे। इसके कारण भी हम लोग जानेंगे। इससे पहले देख लीजिए 1765 में पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी की आयात करती थी। मतलब शुरुआती समय में ये ब्रिटेन से वहां से सोना और चांदी के सिक्के लाते थे और भारतीय लोगों को बदले में देते थे और इससे सूती और रेशमी कपड़े खरीदते थे। लेकिन अब आयात उन लोगों ने बंद कर दिया था और यहाँ जो जमींदारी से पैसा आता था दीवानी मिल जाने के बाद, उसी पैसे का इन लोगों को देते थे और सस्ते में कच्चे माल जैसे सूती कपड़े और रेशमी कपड़े खरीदते थे। अब इससे यह हुआ कि उन लोगों का आर्थिक स्तर तो कमजोर हो गया। यहाँ पे भारत में बाहर से कोई धन आ नहीं रहा था और इन्हीं लोगों का धन बार बार इन्हीं लोगों को मिल रहा था, तो इसी का कम मात्रा हो रहा था, जिसके कारण इन लोगों का आर्थिक स्थिति कह सकते हैं बहुत ही कमजोर पड़ गया। अब इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। हमने अभी बताया कि ये सारी चीजें इसी के वजह से खरीदी जाती थी, यहीं के जो टैक्स वगैरह आता था उसी से। देखिए यहाँ चित्र 2 दे रहा है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट यानी जो स्थानीय बाजार लगता था बंगाल में मुर्शिदाबाद के एक शहर का, यह चित्र 2 दिख रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपने चीजें बेचने और जरूरत की चीजें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजारों में आते थे। आज भी हम लोग ऐसा करते हैं। आर्थिक संकट के समय इन बाजारों पर बहुत बुरा बसर पड़ा था। मतलब कह सकते हैं कि जब अंग्रेज लोग ऐसा स्थिति अपनाया, ब्रिटेन से सोना चांदी नहीं ले रहा था और यहीं के कर से यहीं पे सारा चीज खरीद रहा था और यहाँ से माल भेज रहा था, तो यहाँ पे तो आर्थिक मंदी आ गई थी, जिसकी वजह से आप मार्केट का स्थिति देख सकते हैं। जो स्थानीय हाट था उसमें कोई भीड़ भाड़ नहीं था, लोग शहरों की ओर भाग रहे थे। आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। मतलब यहाँ का अर्थव्यवस्था बिल्कुल कमजोर होता जा रहा है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचती पड़ती थी, क्योंकि राजनीतिक तौर से भी ये मजबूत हो गए थे तो जबरदस्ती ये खरीद लेते थे सस्ते दामों पे। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारण ये हो गया था क्योंकि कंपनी को सस्ते में देना पड़ता था, जिसके वजह से ये अपने जमींदारों को टैक्स नहीं दे पाते थे और यही टैक्स जबरदस्ती कह सकते हैं कि अंग्रेज लोग जमींदारों से लेते थे और इन लोगों को देते थे। तो एक प्रकार से ये खर्च तो रहे थे, लेकिन इन लोगों को कोई फायदा नहीं रहा था, जिस कारण ये शहर की ओर भाग रहे थे। कारीगरों का उत्पादन भी गिर रहा था, मतलब उत्पादन नहीं हो पा रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी।
1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। मतलब बता रहा है कि जब इस तरह का स्थिति हुआ, वहां की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, तो वहाँ के जो कारीगर वगैरह थे उन लोगों का उत्पादन बढ़ नहीं पा रहा था, फायदा नहीं हो रहा था, तो वो उस हिसाब से माल नहीं बना रहे थे और साथ ही खेती वगैरह भी लोग नहीं कर रहे थे क्योंकि लगान नहीं चुका पा रहे थे जमींदारों को, जिस कारण से वहाँ से सब लोग शहरों की ओर भागने लगे थे। और इसके बाद इस वजह से 1770 में वहाँ एक बहुत बड़ा अकाल पड़ गया जिसमें लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। और कह सकते हैं कि उस समय अगर 3 करोड़ जनसंख्या होगी तो उसकी 1/3 जनसंख्या खत्म हो गई थी, यानी 3 करोड़ में 1 करोड़ लोग, उन लोगों का आबादी समाप्त हो गया था। अब इसी के आगे जानते हैं खेती में सुधार की जरूरत। जब अंग्रेजों को लगा कि खेती से इस तरह से खेती से हम लोगों को कर आता है और कर नहीं मिल पा रहा है, तो अब हम लोगों को खेती में पैसे निवेश करना चाहिए, वहां पे निवेश करेंगे तभी कंपनी को कुछ फायदा होगा, व्यापार चला सकता है, क्योंकि उन लोग फायदे के लिए ही सोच रहा था। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? मतलब अर्थव्यवस्था अगर गिर रहा था, उस समय डाउन हो रहा था, आर्थिक मंदी आ रही थी, तो क्या कंपनी इसके बारे में सोचती? ऐसा नहीं सोच रही थी, वह सीधा केवल अपने फायदे के बारे में सोच रही थी। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। मतलब जमीन पे पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा तभी, और खेती में सुधार लाना होगा तभी ये अकाल से बचा जा सकता है, और किसान लोग यहाँ रहेंगे तभी हमको सूती कपड़े, रेशमी कपड़े मिल सकते हैं और हमारा व्यापार बढ़िया चल सकता है, कंपनी को फायदा हो सकता है। इसलिए लोग इसमें सुधार करता है। अब देख सकते हैं कि यह किस तरह किया जा सकता था। इस सवाल पे 2 दशकों तक बहस चली, मतलब 200 साल के आसपास बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। मतलब एक ऐसा नीति अपनाई अस्थाई बंदोबस्त का जिससे जमीनों के बारे में किया गया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दे दी गई। मतलब जो राजा थे उस समय के और जो तालुकदार जो जमीन पे अपना संबंध रखते थे, उन लोगों को जमींदार बता दिया गया और उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। मतलब अस्थाई बंदोबस्ती में कह सकते थे कि अब अंग्रेज लोग सीधा जमींदारों से कर ना लेके इन राजाओं से कर लेने लगा। राजाओं को बोला कि आप लोग किसानों से प्राप्त करवाइए। आगे बता रहा है की ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई। साथ ही इन लोगों ने अस्थायी बंदोबस्ती में यह किया कि एक फिक्स राशि तय कर दिया कि इतना कर आपको लाके हमको देना है। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था। मतलब जो कर था वो फिक्स हो गया था, इसमें कभी बढ़ोतरी नहीं होता। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा। मतलब अभी जो परेशानी हो रही थी अब उस तरह राजस्व में परेशानी नहीं आएगी, अब उनको नियमित रूप से मिलेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। मतलब उन लोगों को भी खुशी होगा और जमींदार लोग अपने जमीन में कुछ खर्च करेगा जिससे कि और ज़्यादा मात्रा में फसल उपजेगा, यानी रेशमी कपड़े, सूती कपड़े वगैरह उपजेंगे और कंपनी को फायदा होगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। मतलब ऐसा वे सोचते थे कि अब हम लोग तो टैक्स वगैरह बढ़ाएंगे नहीं, अंग्रेज लोग ऐसा सोचता था, तो अब जमींदार लोग खेतों में निवेश करेंगे और वो फायदे में रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, इसमें भी समस्या होता है। इससे पहले हम लोग ऊपर जान लेते हैं। चित्र 3, चार्ल्स कॉर्नवालिस। जिस समय अस्थायी बंदोबस्ती लागू किया गया था उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। अब यहां स्रोत एक और बात बताया कि बंगाल के रैयतों पे कोलब्रुक का कथन, बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे, वे औरों को पट्टे पर जमीन दे देते थे। मतलब कह सकते हैं अधबटैया जैसे होता है बटाई पे जमीन देना, वैसे बहुत सारे ताकतवर रैयत होते थे जिनके पास बहुत मात्रा में जमीन होता था, वे बटाई के रूप में जमीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूल कर। और 1860 में एच.टी. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की थी कि बटाई की भारी शर्तों, मतलब बटाई का पहले से उन लोगों का जो किसान जो रैयती होते थे उन लोगों का शर्त मानना पड़ता था, और मवेशियों यानी जानवरों के प्रति जो खर्च होता था, बीज यानी फसल उग जाने से पहले उसमें जो बीज लगाया जाता है, आजीविका यानी अपनी जिंदगी भर की जो कह सकते कि जीवन भर कमाने खाने के लिए जो चलाना पड़ता है पर डे डेली जीवन की खर्चे, वह कर्जों के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद के कर्ज से कभी बाहर नहीं निकल सकते थे। मतलब इस प्रकार कह सकते कि इन लोगों के ऊपर इतना खर्च था, जैसे कह सकते कि बटाई का जो शर्त होता था रैयतधारी का, मवेशियों का, बीज का, आजीविका का, कर्जे का और साथ में बेगारी, ये साल भर तो काम मिल नहीं पाता था। इन सारे चीजों से ये जब
टैक्स लेते थे, जब कह सकते हैं कि जब ये कर्ज लेते थे साहूकारों से, तो उसको ये जिंदगी भर चुका नहीं पाते थे और किस कर्ज से कभी बाहर नहीं निकल सकते थे। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते थे। जाहिर सी बात है कि जिस काम में फायदा नहीं होता उस काम को करने में मन नहीं आता, और उन लोगों को फायदा छोड़िए उल्टा उन लोगों को हानि हो रहा था, क्योंकि इतने सारे खर्च थे और आमदनी कुछ था नहीं। तो ये मन लगाकर सही से किसान लोग काम नहीं कर पाता था, दिल से काम नहीं कर पाता था, ना ही उन्हें अपनी हालात सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई देती थी। और उन लोग अधिक मेहनत भी करता जब उन लोगों को अगर एहसास होता कि हम लोग को कोई फायदा होगा, लेकिन ऐसा दूर दूर तक उन लोगों को दिख नहीं रहा था। अब देखिए अस्थाई बंदोबस्ती में क्या क्या परेशानियां आई थी, उसके बारे में कौन सा समस्या आया था। अंग्रेजों को तो कोई समस्या नहीं दिख रहा था, लेकिन जो समस्या आया था उसके बारे में बता रहा है। मगर अस्थाई बंदोबस्ती ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे हैं। मतलब जो कंपनी थी वो देखी कि जमींदार लोग अभी भी जमीन के सुधार के लिए खर्च नहीं कर रहा है। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था, मतलब जो कर इन लोगों से ले रहा था, वह इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने के में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सा जमींदारियों की कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी, नीलाम हो चुकी थी। मतलब बता रहा है कि जो बहुत सारे जमींदार लोग थे उन लोगों का बाकायदा समय पर कर नहीं चुकाने की वजह से उन लोगों का जमीन जो था, जमींदारी व्यवस्था थी, वो नीलाम हो चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। कह सकते हैं कि शुरुआत के समय में तो भागने लगे थे, लेकिन कुछ कुछ स्थिति 19वीं सदी में सुधरा और बाजार में कीमत फिर से बढ़ी फसलों का, और धीरे धीरे खेती का भी विस्तार हुआ। लेकिन इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, टैक्स नहीं बढ़ा सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अभी भी वह कह सकते हैं कि जमीन को कोई बेहतर करने के बारे में नहीं सोच रहे थे। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे। मतलब बंदोबस्ती का व्यवस्था जब लाए थे, स्थानीय बंदोबस्ती, तो उस समय ही कुछ लोग जमीन का टैक्स नहीं चुका पाने की वजह से जमीन गंवा चुके थे। अब जो बचे रह गए थे, अब उन्हें भी परेशानी और निवेश कह सकते हैं। इससे पहले यहाँ एक गतिविधि दे रहा है, एक काम दे रहा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोलब्रुक बंगाल के उप पट्टेदारों की स्थिति पर इतने चिंतित है। देखिए इधर जो हम लोगों ने पढ़ा था कि बंगाल के रैयतों के बारे में कोलब्रुक का जो कथन था, उसमें ये इतने चिंतित क्यों हैं, तो हम इस पर कह सकते हैं इसके संभावित कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कोलब्रुक का मानना था कि अगर ये उप पट्टेदार इतने सारे परेशानियों से घिरे रहेंगे, कर्ज के तले दबे रहेंगे, तो ये सही मात्रा में फसल नहीं उपजा पाएंगे, और फसल की उपज सही से नहीं होगी तो ना ही कंपनी को फायदा होगा और ना ही इन लोगों को फायदा होगा, और फायदा नहीं होगा तो लोग भूखे मरेंगे, अकाल की स्थिति आएगी। इस तरह के कई कारण हो सकते हैं। अब आगे जानते हैं। बता रहा है जिनके पास जमींदारी अभी भी बची हुई थी, वे निवेश करने के बजाय खतरा उठाए और अपनी आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। मतलब कह सकते हैं कि वो बगैर कोई खर्च किए हुए उन लोगों को आमदनी हो रहा था, उन जमींदारों को। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। मतलब कह सकते हैं कि परेशानी हो रहा था। किसानों को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। मतलब जमींदार किसी को भी जमीन दे सकता था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्ज लेना पड़ता था, और अगर वह लगान नहीं चुका पाता तो उसे पुश्तैनी जमीन भी बेदखल कर देता था। मतलब जमींदार लोग किसी और को जमीन दे देता था। आगे बता रहा है कि एक नई व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्ती के बाद फिर से एक नई व्यवस्था आती, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। 19वीं सदी के शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। मतलब जो अस्थाई बंदोबस्ती था, अब उसमें फिर से एक नई बदलाव की जरूरत है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो, तो वह अस्थायी रूप से राजस्व तय करके कम कैसे चला सकती है। मतलब उनको और पैसे की जरूरत हो रहा था, तो उन लोग सोचा कि अब अस्थायी रूप से क्यों करें, अब इसमें फिर से बदलाव करते हैं, क्योंकि जमींदारों को तो जमीन से फायदा हो रहा है। अब क्या करते हैं देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में, अभी बता रहा है कि जो उत्तर पश्चिमी प्रांत था अभी उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र है, के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की।
यहाँ मैकेंजी के बारे में बता रहा है कि एक नई व्यवस्था, एक नई नीति बनाई जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और इसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों का दर्जा किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह, जिसे महाल कहा जाता था, महाल देखिए ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी या एक गांव या गांव का एक समूह होती थी, मतलब कुछ गांवों को मिलाकर महाल बनता था। उनके सारे कह सकते कि जो राजस्व विभाग का जितना जानकारी होता था, जमीन का, किसके पास कितना जमीन है, किससे कितना कर आता था, उन सारे चीजों का रिकॉर्ड इसी महाल में रहता था। बता रहा है कि वसूले होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था इसी महाल में कि कितना कर आ सकता है इन खेतों से। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई, मतलब कि जरूरत पड़ने पर उसमें संशोधन किया जा सकता था, सुधार किया जा सकता था। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। मतलब अब इसको जमींदार लोग नहीं, जो गांव के मुखिया होते थे उन लोगों के पास ये अधिकार आ गया कि अब ये ही जमींदारी कह सकते हैं कि कर वगैरह यहां पे लाकर जमा करेंगे। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्ती का नाम दिया गया। मतलब पहले अस्थाई बंदोबस्ती आया, फिर मैकेंजी के समय में महालवारी बंदोबस्ती आया। अब हम लोग आगे जानते हैं मुनरो व्यवस्था। देखिए आप चित्र 4 में देख सकते हैं, मद्रास का गवर्नर टॉमस मुनरो, ये 1819 से 1826 तक कह सकते हैं कि भारत का गवर्नर जनरल रहा था। आइए मुनरो व्यवस्था जानते हैं। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में जो भी अस्थाई बंदोबस्ती की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा, वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में लिए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमाकर भी देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी। मतलब कह सकते हैं कि उधर उत्तर पश्चिमी प्रांत में महालवारी बंदोबस्ती था और इधर मुनरो ने जो किया था दक्षिण भारत में ये रैयतवारी व्यवस्था लागू किया था। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, मतलब वहां के जो गवर्नर थे रीड और मुनरो थे, इन लोगों को लगता था कि दक्षिण में लोग परंपरागत तरीके से खेती नहीं करते, यहाँ जमींदार नहीं है। इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों, रैयत से ही बंदोबस्ती करना चाहिए। मतलब कह सकते हैं कि जमींदारी व्यवस्था वहां से हटा दिया गया था और रैयतों से, मतलब जो जमीन का मालिक है सीधा उसी से कर लिया जाने लगा था। ऐसा मुनरो ने अपने समय में व्यवस्था बनाया था। जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे थे उन्हें ही रैयतवारी बोला जाता था। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों को सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। मतलब मुनरो ऐसा मानता था कि अंग्रेज जो हैं उनको ऐसा हमेशा किसानों के प्रति ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वही उन्हीं से उनका कर आता था, तो अंग्रेजों को पिता के समान उनका ध्यान रखना चाहिए था। अब देखिए यहाँ बता रहे हैं सब कुछ ठीक नहीं था। जिस प्रकार कह सकते हैं कि अस्थाई बंदोबस्ती में समस्याएं आई थी, वैसे इन दोनों में रैयतवारी में और महालवारी व्यवस्था में क्या क्या परेशानी थी, आइए जानते हैं। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाले आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था। मतलब उससे ज्यादा आमदनी आए, ज्यादा कर आए, इसलिए अधिकारी लोग बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था कि इतना टैक्स लगेगा। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांवों से भाग रहे थे, मतलब जिनके नाम पे जमीन होता था वही गांव से भाग जाते थे, क्योंकि वो कर उतना चुका नहीं पाते थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे, मतलब गांव में कुछ बहुत कम लोग होते थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी। मतलब जो सोचते थे उस समय अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कि ये जो नई व्यवस्था है इससे किसान सीधे अंग्रेजों को कर चुकाएंगे और काफी सारा मतलब किसान एकदम समृद्ध किसान बनाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए यहां एक गतिविधि यानी एक सवाल किया कि कल्पना कीजिए कि आप
कंपनी के प्रतिनिधि के हैसियत से, मतलब आप कंपनी के गवर्नर जनरल हैं और उस हैसियत से कंपनी शासन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों की दशा पर एक रिपोर्ट इंग्लैंड भेज रहे हैं। रिपोर्ट में आप क्या लिखेंगे, मतलब पूछ रहा है कि जब कि कितने क्षेत्र पे जमीनी पे कब फसल होता है और क्या क्या होता है, इन सारे चीज़ों का आपको एक रिकॉर्ड बना के देना है। तो क्या क्या आप लिखना चाहेंगे, तो मुश्किल तौर से कहा जा सकता है कि आप वहाँ पे ज़मीन में कितने भाग पे कर लिया जा रहा है, कितने जगह पे क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे लोग फसल वगैरह नहीं उपजाते हैं, उस पर तो कर नहीं मिलता था। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो स्थानीय लोगों के लिए होता था, जैसे विद्यालय वगैरह होते हैं, शमशान घाट वगैरह होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, मंदिर वगैरह, तो इन लोगों पर कर नहीं लिया जाता था। तो इस तरह का एक रिपोर्ट आप बनाकर भेज सकते थे। अब हम लोग जानते हैं यूरोप के लिए फसलें, उसी समय यूरोप में क्या क्या फसलें उपज रही थी। एशिया में, भारतीय उपमहाद्वीप में ये स्थिति थी। अब यूरोप के बारे में बता रहा है। अंग्रेजों ने भी यह महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहां यूरोप की जरूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती है। मतलब अंग्रेजों ने अब फिर से व्यापारी दिमाग लगाया कि यहाँ से केवल क्यों वसूला जाए, यहाँ पे कुछ ऐसा फसल भी लगाया जाए जिससे यूरोप में जिन फसलों का मांग है उन फसलों को यहाँ पे उपजाया जाए और वहाँ पे बेचा जाए। इसी तरह 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। मतलब यूरोप में इन दोनों चीज़ों की बहुत मांग थी, अफीम की और नील की। हम दोनों के बारे में बताते चले, आगे इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। अफीम एक प्रकार का नशा होता था और नील जो कपड़ों की रंगाई के लिए प्रयोग किया जाता था, इसी का यूरोप में बहुत ज़्यादा मांग था। और अब अंग्रेजों ने जो यूरोप में मांग था उन चीज़ों को यहाँ पे फसलों का बढ़ाने का जोर देने लगे। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत वर्तमान का जो उत्तर प्रदेश है उसमें गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। इस तरह अंग्रेज लोग वहाँ के जो स्थानीय जनता होती थी, जो किसान होते थे, कृषक होते थे, उन लोगों को ये सब खेती करने के लिए मजबूर करते थे, परेशान करते थे। अब बता रहा है कि यह कैसे किया गया। अंग्रेजों ने अपनी जरूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। देखिए उसके बारे में कौन कौन सा तरीका था, आइए इस पर चर्चा करते हैं। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही एक पद्धति को अच्छी तरह समझे। देखिए यहाँ जो बता रहा है वो नील की खेती के बारे में बता रहा है। आप चित्र 5 में देख सकते हैं एक कलाकारी छापा 20वीं सदी भारत, मतलब 20वीं सदी में भारत में इस तरह से कलाकारी किया जाता था कपड़ों के ऊपर। और चित्र 6 में जो दिख रहा है ये मॉरिस कॉटन छापा है 19वीं सदी का उत्तरार्ध इंग्लैंड में इस तरह की कलाकारी होती थी कपड़ों पे सुंदर सुंदर दिखने के लिए। आगे जानते हैं क्या रंग का भी कोई इतिहास है। चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीर दी गई है। बाईं तरफ चित्र 5 की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। अभी हम लोगों ने नील के बारे में जाना था, जो रंगाई में काम आता था, कपड़ों के कलाकारी के रंगाई में। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया? इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता है। इस बात की काफी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था, मतलब सबसे ज्यादा नील यहीं उत्पादन होता था। और कह सकते हैं कि अंग्रेज लोग व्यापार करता था तो ये नील यूरोप में भेजता था और बहुत अच्छे मुनाफे कमाता था। अब जानते हैं कि भारतीय नील की मांग क्यों थी, क्या कारण था कि भारत का नील सबसे ज्यादा बड़ा स्रोत के रूप में जाना जाने लगा था। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब 13वीं शताब्दी में ही ऐसा हो रहा था। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। मतलब जो व्यापार करने आते थे 13वीं सदी में वो बहुत कम मात्रा ही ले जाते थे। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी उस समय। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए ओड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। मतलब बैंगनी और नीला रंग बनाने के लिए उन लोग ओड नामक पौधे पर डिपेंड करता था, नील पर उन लोग निर्भर नहीं रहता था। ओड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था, क्योंकि यूरोप बर्फीला क्षेत्र है तो वहाँ ये आसानी से मिल जाता था। उत्तरी
इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्से में यह पौधा उगता था। ओड़ के बारे में बता रहा है। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के ओड़ उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील की आयात पर पाबंदी लगा दें, यानी कि नील को वहां से आने नहीं दे ताकि ओड़ को प्रतिस्पर्धा नहीं करना पड़े, ओड़ का ही रंग यहाँ पे चारों तरफ लगे। मगर कपड़े को रंगने वालों तो नील को ही पसंद करते थे, लेकिन जो कपड़े वगैरह रंगाई करते थे नील से बढ़िया रंगीन आता था, कलर बढ़िया दिखता था, लुक दिखता था, इसलिए इसी को पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि ओड़ से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था, मतलब उससे मजा नहीं आता था, कपड़े उस हिसाब से दिखते नहीं थे, सुंदर नहीं लगते थे, जिससे कपड़ों की मार्केट में मांग कम हो जाती थी। इसलिए ये नील पे ही डिपेंडेंट रहते थे, नील को ही चाहते थे उपयोग करना। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया, मतलब सरकार मान गई कि ठीक है नील का खेती किया जाए, मतलब नील का व्यापार किया जाए। कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित सेंट डोमिंगियो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमाइका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे, मतलब अलग अलग क्षेत्र में अपने अपने जगह पे सब लोग नील की खेती कर रहा था। उत्तरी अमेरिका में भी बहुत सारे भागों में नील की बागान सामने आए। बागान, देखिए बागान एक शब्द आया है, इसका मतलब होता है कि एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों में जबरन काम करवाता होता। कॉफी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में बागान का जिक्र किया जाता था, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पे बहुत बड़ी मात्रा में एक ही फसल को उपजाया जाता हो और ये व्यापार के लिए उपजाया जाता हो, तो वैसे जगह को बागान कहते थे। 18वीं शताब्दी के आखिरी तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था, मतलब ब्रिटेन में फैक्ट्रियां वगैरह लगने लगी थी कपड़े वगैरह बनाने की, जिसके वजह से इसकी मांग और बढ़ गई ब्रिटेन में। अब ये अंग्रेज लोग यहाँ से व्यापार में अधिक मुनाफा कमाने के लिए और ज़्यादा नील पे डिपेंडेंट हो गया कि और नील की खेती करवाने लगे, और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ, मतलब कपास भी कह सकते हैं कि उसमें भी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाले आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई, मतलब जो ये सारे नील वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलते थे वो सब बहुत सारे कारण थे जिसके वजह से बंद हो गई। अब 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया, मतलब सबसे ज़्यादा वेस्ट इंडीज और अमेरिका से ही आता था, और ये उत्पादन जब आधा हो गया तो ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किस और स्रोत की तलाश कर रहे थे कि कहीं से हमको नील और मिले। यह नील कहाँ से मिल सकता था? अब लोगों को भारत की याद आई, इन अंग्रेजों को। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, देखिए बता रहा है कि यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया, मतलब जो बंगाल में होता था भारतीय उपमहाद्वीप के बंगाल क्षेत्र में, वो पूरे बाजार में छा गया, दुनिया के हर बाजार में। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था, मतलब बता रहा है कि 1788 के समय में जब ब्रिटेन नील खरीदता था तो भारत से केवल 30% जाता था, लेकिन वहीं 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था, मतलब कह सकते हैं पूरी नील भारत से ही जाता था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा था, जिसके वजह से कंपनी के सारे एजेंट लोग, सारे अधिकारी लोग इसी में पैसा लगाने लगा। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। सोचिए इतना मुनाफा था कि अपना ये नौकरी छोड़ दिया, नील की खेती यहीं पर करने लगे। भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं होता था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्ज देने को तैयार रहते थे। देखिए यहां ऊपर आपको एक चित्र दिख रहा होगा, सेंट डोमिंगियो में गुलामों की बगावत, अगस्त 1791, जनवरी, अस्कुहदोलोस्की का चित्र, एक चित्र है जो 1791 का है, जहां गुलाम लोग हड़ताल कर रहा है, बगावत कर रहा है कि अब हम लोग काम नहीं करेंगे। हमने गुलामों के बारे में बताया था कि दास प्रथा को ही गुलाम कहा जाता था, जो लोगों के लिए काम करते थे, उनके केवल उनको खाने के लिए मिलता था।
इसके बारे में जानते हैं। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों, मतलब जैसे यहाँ भारत में और भी कई क्षेत्रों में नील की उत्पादन होने लगी थी, उसी में सेंट डोमिंगो में भी हो रहा था और वहाँ गुलामों से किया जा रहा था ये खेती। तो 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है, मतलब किसी एक व्यक्ति की संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है जब तक मालिक चाहे। 1791 में बगावत पर उतर आए थे, मतलब ये जो गुलाम थे ये नील और चीनी के उत्पादन के समय में बगावत करने लगे कि अब हम लोग काम नहीं करें। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला, मतलब जो उनके मालिक होते थे उनको मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी, मतलब फ्रांस में दास प्रथा समाप्त हो गया। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई और इस तरह से भी इधर वेस्ट इंडीज, अमेरिका कह सकते हैं, फिर इधर के फ्रांस वाले क्षेत्रों में भी सब जगह नील की खेती बंद हो गई, जिसके कारण सब भारत पे डिपेंडेंट हो गए थे। अब जानते हैं नील की खेती कैसे होती थी। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, नीज और रैयती। नीज मतलब अपना होता था, रैयती मतलब किसानों पे। नीज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील की उत्पादन करते थे, या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। इस तरह से नील की खेती होती थी। अब नील खेती में क्या क्या समस्याएं थी उसे जानेंगे। नील खेती की समस्याएं, बागान मालिकों को नीज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किलें आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी, ऐसी जमीनों पर आबादी पहले से बहुत ज्यादा थी। मतलब बता रहा है कि जो बागान मालिक होते थे, जो नीज खेती करते थे, लोगों को रखकर काम करते थे और अधिक मात्रा में मुनाफा कमाते थे, उन लोगों के पास अब एक मुश्किल आ रहा था, क्योंकि जिस जगह पे ये नील की खेती करते थे ये नील हमेशा उपजाऊ जमीन पे होता था और एक बार जब हो जाता था दोबारा उस जगह पे नील की खेती नहीं होता था। अब इस प्रकार से जहाँ पे लोग रह रहे थे, बहुत बड़े क्षेत्र में लोग रह रहे थे जहाँ पे उपजाऊ जमीन था और उस पर ये नील की खेती करना चाहते थे। इसी वजह से इन लोग क्या किया कि ऐसे जमीनों पे आबादी पहले से बहुत ज़्यादा थी, यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी, मतलब बड़े बड़े जमीन का टुकड़ा का जरूरत था। और इस तरह की जमीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने का प्रयास किया, मतलब बटैया कह सकते हैं, दूसरे का जमीन ये बटाई के रूप में लेते थे और वहां के किसानों को हटवा दिया, मतलब जो आसपास जो किसान रहते थे फैक्ट्री के आसपास उन किसानों को हटा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता है, क्योंकि किसी का भी घर जब हट जाता है तो टकराव तो पैदा होता ही है। मजदूरों को इंतजाम करना भी आसान नहीं था, मतलब जब ये नील की खेती करते थे तो नीज में इन लोगों को मजदूर को भी इंतजाम करना होता था, जो काफी मुश्किल था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती थी। मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे, मतलब मजदूर मिल नहीं पाते थे। बड़े पैमाने पर नीज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी जरूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उससे 2000 हलों की जरूरत पड़ती। हलों को खरीदना और उनका रख रखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की जरूरत होती थी, मतलब किसान अपने काम के लिए भी हल का जरूरत करता था तो इन लोगों को हल दे नहीं सकता था। जिस समय नील उत्पादकों को जरूरत होती थी उसी समय किसान को हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। मतलब बता रहा है कि जब नील की खेती करते थे तो इन नीज जो कह सकते हैं बागान मालिकों को काफ़ी परेशानी आते थे, जैसे मजदूर नहीं मिल पाते थे, क्योंकि उसी समय धान की फसल होती थी तो सारे कृषक जो किसान वगैरह होते थे वे अपने ही फसलों में बिजी रहते थे। बैल नहीं मिल पाता था बड़े मात्रा में करने के लिए, इनको अगर बैल खरीद भी लेते थे उनके रख रखाव, उनके हल वगैरह में भी काफ़ी सारा परेशानियाँ आता था। अब जानते हैं 19वीं सदी के आखिरी तक बागान मालिक निजी खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे, मतलब जो बागान के मालिक होते थे वे निज खेती का क्षेत्रफल फैलाना नहीं चाहते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी, मतलब उसमें केवल 25% पे ही नील की खेती करते थे, बाकी जमीन रैयत व्यवस्था के अंतर्गत थी, मतलब उस पर किसानों के पास सारा जमीन था, 25% पे ही ये बागान मालिक खेती कर पाते थे। अब आगे बता रहा है कि रैयतों की जमीन पर नील की खेती।
रैयती व्यवस्था के तहत बगान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे, यानी सट्टा करते थे कि कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों के तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे, जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे और उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बगान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। मतलब कम कह सकते हैं कि कर्जा कम ही रेट में उन लोगों को मिल जाता था। बगान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। मतलब जो किसान कर्जा लेता था उसे अपनी जमीन का 25% हिस्सा पे नील की खेती करनी होती थी। बगान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, मतलब बीज भी नील का वही देते थे बगान के जो मालिक होते थे, और उपकरण जो उसमें जो जो सामान लगते थे वे सारे चीज देते थे। जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। मतलब जो कामगार होते, जो काम वगैरह करते थे, उनके ऊपर ये सारा जिम्मा रहता था। जब कटाई के बाद फसल बगान मालिकों को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था, फिर से वह किसान नया कर्जा ले सकते थे और वही चक्र दोबारा होते रहता था। देखिए यहाँ एक शब्द आया है चित्र 8 में, आप देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए, यहाँ पे जितने भी मजदूर दिख रहे हैं ये नील की खेती कर रहे हैं। भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। अब ऊपर ही एक बीघा आया था, बीघा शब्द के बारे में हम लोग जानते हैं। जमीन की एक माप ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। मतलब 1/3 एकड़ में, मतलब 1 एकड़ का 3 हिस्सा को एक बीघा कहा जाता था। अब यहाँ चित्र 9 नीचे की ओर देख सकते हैं। यहाँ ऊपर बता रहा है कि भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। अब नीचे आप देखिए चित्र 9, खेतों से फैक्ट्री लाए जा रहे नील के पौधों के गट्ठर। ये खेतों से नील को काटा जाता था और फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता था, उसी का यहाँ चित्र दिया जा रहा है। अब यहां बता रहा है कि नील का उत्पादन कैसे होता था। देखिए आप चित्र 10 में देख सकते थे कि नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना, मतलब जहां खेत होते थे उसी के पास एक फैक्ट्री बना दिया जाता है, एक कारखाना। विलियम सिम्पसन का चित्र 1863, ये विलियम सिम्पसन ने 1863 में बनाया था। उसके बाद आप चित्र 11 में देख सकते हैं कि नील के पौधों को हौद तक औरतें ही ढोकर लाती थी। मतलब फसलों की कटाई पुरुष करते थे और इनको ढोने का काम औरतें करती थी। अब आगे चित्र 12 देख सकते हैं, हौद में घोल हिलाने वाला। ये हौद में घोल हिला रहा है। यह खड़ा नील मजदूर हौद के में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैडल लिए खड़ा है। मतलब इसी से घोल को मिलाया जाता था। इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। मतलब ये नील के लिए उसी के अंदर चले जाते थे और उसी को घोलते रहते थे 8 घंटे तक लगभग। अब यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं चित्र 13 में नीचे की ओर है, बिक्री के लिए नील तैयार है। मतलब इन सारे प्रोसेसों के बाद कारखाना से तैयार होता था, फिर हौदों में आता था, हौदों में मिलाया जाता था और उसके बाद चित्र 13 में जो आपको दिख रहा है ये बिक्री के लिए नील तैयार हो जाता था। अब इसको स्पष्ट तरीके से जानते हैं कि नील कैसे बनता था। नील गांव आमतौर पे बगान मालिकों के फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखानों में स्थित वाइटस यानी हौदे में पहुंचा दिया जाता था। हौदा कह सकते हैं जिसमें ये सारे को डाला जाता था, नील सारा जमा किया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम था। मतलब जो हौदे होते थे सब हौदा अलग अलग काम होता था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। इस हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड भी कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे, मतलब सड़ जाते थे, तो द्रव में बुलबुले उठने लगते थे, उससे बुलबुला उठता था और अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव को एक और हौदे में छान दिया जाता था। मतलब पत्तियों को अलग कर दिया जाता था और जो पानी जैसा जो उसमें जम जाता था उसको एक अलग छान दिया जाता था। दूसरे हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। दूसरे हौद जिसको बीटर वाट कहा जाता है, वाट मतलब एक किण्वन अथवा संग्रहण पात्र जिसमें जमा किया जाता था, उन सारे दूसरे हौद में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। जो मजदूर चित्र 12 में दिख रहा है वो इसे खंगालते रहते थे। जब यह द्रव हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद से चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियां नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव निकल आता था, यानी पानी निकल जाता था। द्रव को छानकर अलग कर दिया जाता था और नीचे जमी नील की लाद, नील की लुगदी को दूसरे कुंड निथारण कुंड में डाल दिया जाता था। उसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था और यह बिक्री के लिए तैयार हो जाता था। यहां आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में डाल दी गई नील को लुगदी से काटकर मजदूर उन पर मुहर लगा रहे हैं। पिछले वाले हिस्से से एक मजदूर उन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है।
इस प्रकार सबसे कह सकते हैं शॉर्टकट में जाने तो कि नील की खेती में सबसे पहले खेतों से लाया जाता था नील को ढोकर और इसे फैक्ट्री में डाला जाता था। अलग अलग पात्र बने होते थे और उन पात्रों में इसे सड़ने छोड़ दिया जाता था। जब सड़ जाता था तो पत्तियों को छान दिया जाता था और पत्तियों को छानने के बाद उन सारे द्रव को एक जगह जमा कर लिया जाता था और कुछ समय के बाद ये सूखने लगते थे, उसमें चूना वगैरह मिला दिया जाता था, जिसके बाद नीचे सारा पपड़ी की तरह नील जम जाता था और ऊपर वाला भाग को पानी निकाल दिया जाता था और उसके बाद उस सूखे पदार्थ को पाउडर के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। उसे ही इस तरह से नील तैयार होता था और उसको पैकिंग वगैरह करके फिर मार्केट में बेचा जाता था यूरोप के बाजारों में। अब हम लोग फिर से इस पे आ जाते हैं कि बागान मालिकों को फिर से कर्ज मिल जाता था। मतलब जो किसान वगैरह होते थे यह कर्ज के लिए बागान मालिकों को अपना जमीन दे देते थे। 25% हिस्से पे कह सकते हैं कि नील की खेती होती थी और फिर से हर बार जब फसल तैयार हो जाता था नील का तो इन लोगों को दूसरा बार फिर से शुरू हो जाता था। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमतें मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। मतलब जो कर्ज इन लोग लिए हुए थे वो सिलसिला भी खत्म नहीं होता था और नील के लिए जो इन लोगों को राशि मिलता था वह काफी कम था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील के कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। मतलब वह खेत बंजर हो जाता था क्योंकि उसकी जो नील की खेत की जो जड़ें होती थी वो काफी अंदर चली जाती थी, जिसकी वजह से सारा उपज शक्ति खींच लेती थी और जो धान की फसल नहीं हो पाती। तो इससे इन लोगों का खाने का स्थिति भी खत्म हो जाता था और बागान मालिक एक बार जिस खेत में करते थे फिर वो नए खेत की तलाश में रहते थे। अब जानते हैं नील विद्रोह और उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। मतलब बागान मालिक को अब ये लगान भी नहीं दे रहे थे। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। मतलब जो बर्तन वगैरह रहता तो उसी से इन लोग लड़ने लगी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों को सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। मतलब जो लगान वगैरह लेने आते थे उन एजेंटों को भी इन किसानों ने खूब पीटा। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लाठियों वाले लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। मतलब लाठी वगैरह लेकर बागान मालिक इन लोग को डराने आएगा तब भी ये नहीं डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहां से मिली? इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। मतलब इन लोगों को बर्बाद करने वाली थी। लेकिन जो लोग दबे होते थे वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता था। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। मतलब जो नील रैयत थे, जो नील वगैरह पे खेती करते थे, वे बागान मालिकों के खिलाफ थे, जिस कारण इनको मुखियाओं का समर्थन मिल सकता था, स्थानीय जमींदारों का समर्थन मिल सकता था, ऐसा लग रहा था। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत करवाए गए थे उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लाठियों लेके साथ में अपनी आमने सामने की लड़ाई लड़ी। मतलब कई जमींदार भी किसानों के साथ हो गए थे, लाठी वगैरह लेके इन बागान मालिकों से लड़ने लगे थे। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को भी ये लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 के बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे में डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों के इलाके में दौरा किया और रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एसएल ईडन ने एक नोटिस जारी किया कि इसमें कहा गया था कि रैयतों के नील के अनुबंध मानने को मजबूर नहीं किया जाए। अब देखिए ऊपर आप स्रोत 2 दिख सकते हैं कि गाँव वालों को एक गीत। संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने और सामूहिक
का भाव पैदा करने के लिए, मतलब कह सकते हैं कि जब युद्ध का स्थिति आ गया था, आप एक तरफ जमींदार और किसान थे, दूसरी तरफ बागान मालिक थे, इनसे जब युद्ध की स्थिति आई थी, संघर्ष की स्थिति आई थी, तो एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने के लिए ये कुछ गीतों को गाते थे, अक्सर गीत गाते थे। इस तरह के गीतों में हमें उनकी भावनाओं का पता चलता है। नील विद्रोह के दौरान बंगाल के निचले इलाकों में ऐसे बहुत सारे गीत सुनाई देते हैं। इनमें से एक गीत इस प्रकार था, मौला हाथी के बागान, मौला की लंबी लंबी लाठियां दूर इकट्ठी पड़ी है, कलकत्ता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नावों के जरिए पहुंच चुके हैं। इस बार तो सभी रैयत तैयार हैं, वे चुपचाप मार नहीं सहेंगे, अब वे बिना लाठियों वाले का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे। अब यहां बता रहा है जो मजिस्ट्रेट एसेल ईडन आया था, उसने बताया कि इस नोटिस के आधार पर लोगों में एक खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाइयों को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया और जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। मतलब बता रहा है कि सरकार उन बागान मालिकों के लिए सुरक्षा के लिए सेना बुला ली, साथ ही जो किसान वगैरह जो थे उसके लिए एक आयोग बैठा, नील आयोग, और उसने ऐसा बात कहा कि जो किसान लोग पहले से इनके मांगों को कह सकते हैं, जो अनुबंध पहले बागान मालिकों से बने हुए पूरा करे और आगे से बागान मालिक किसानों को परेशान ना करे। वे चाहे तो ही नील की खेती करेंगे, नहीं तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धाराशाही हो गया। मतलब इस बगावत के बाद उत्पादन बहुत कम हो गया, खत्म के बराबर हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। मतलब अब इस क्षेत्र से बिहार की ओर उन लोग नजर करने लगा। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। मतलब सबसे शुरुआत में चंपारण में जो इन्होंने बिहार के एक क्षेत्र चंपारण में अपना नील के प्रति आंदोलन किया था, यह शुरुआत समय था। अब देखिए आगे यहां बता रहा है स्रोत 3, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए। WS सीटनकार नील आयोग के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने पूछा कि क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्त पर खेती करना चाहोगे? इस पर हाजी मुल्ला बोलते हैं, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्त मुझे संतुष्ट कर सकती है। अब इस पर श्री साले एक और अधिकारी ने पूछा क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? हाजी मुल्ला बोलते हैं, नहीं, मैं नहीं करूंगा। नील उगाने के बजाय मैं कहीं और चला जाऊंगा, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। देखिए यहाँ एक सवाल भी पूछ रहा है गतिविधि में कि कल्पना कीजिए कि आप नील आयोग के सामने गवाही दे रहे हैं। WS सीटनकार आपसे पूछते हैं कि रैयत किस सूरत में नील की खेती कर सकते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि हमारा जवाब भी यही होगा कि नील नहीं उगाऊंगा, क्योंकि जिस खेत में नील उगता था उस पर फसल दोबारा उगाया नहीं जा सकता था, और फसल नहीं उगेगा तो लोगों का पेट नहीं भरेगा। और कह सकते हैं कि पहले से ये कर्ज में डूबे हुए थे, तो किसी क्षेत्र में कह सकते हैं कि ये किसी तरह से सही नहीं था कि नील की उपज बढ़ाने की वजह से इन लोगों का फसल मार कर रहा था। बाकी आपकी क्या मर्जी है वो आप बता सकते हैं। अब आगे बता रहे हैं अनियत वेस्ट इंडीज में नील उत्पादन। हमने वेस्ट इंडीज में भी जाना था कि एक समय हर एक क्षेत्र में नील उत्पादन शुरू हो गया था, अमेरिका, वेस्ट इंडीज आदि क्षेत्रों में। तो वहीं वेस्ट इंडीज के बारे में बता रहा है कि 18वीं सदी के शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जो
बत्तीस्त लबात ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया था और इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा। यह तस्वीर लबात की एक पुस्तक से ली गई है। इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों के नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। बाएं सिरे से आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधों को सेटलर वाट में डाल रहे हैं और एक और मजदूर मशीनी चरखी से घोल को घुमा रहा है। दाएं से दूसरा देख सकते हैं कि 2 मजदूर नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। अगले हिस्से में 2 मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में डालने के लिए तैयार कर रहा है। तस्वीर के बीचों बीच बागान मालिक ऊंची जगह खड़े होकर सारे गुलामों पर नजर रख रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि उस समय गुलाम लोग कैसे नील की खेती करता था और इस सारे उत्पादन के तरीके के बारे में इसमें दिखाया गया। इस पे बागान का जो मालिक होता था, या कह सकते थे जो इन लोगों का गुलामों का मालिक होता था, ये सारे पर ऊपर ऊंचे से सबको देख रहा है कि ये सारे सही से काम कर रहे कि नहीं। इस प्रकार हमारा ये अध्याय 3 ग्रामीण पे शासन चलाना समाप्त होता है। आइए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर ले कि इस अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या जाना। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि कंपनी दीवान बन गई थी, यानी कि कंपनी को बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी, जिससे अब वो कर ले सकती थी। अब इसमें आर्थिक रूप से कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य की आर्थिक रूप से जमीनों पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने जाना कंपनी की आमदनी, मतलब जो दीवानी मिली थी इन्हीं सारे जमीनों से अब वे कर लेते थे। ब्रिटेन वगैरह से ये सोना चांदी आयात नहीं करते थे, वहां से खरीद के नहीं लाते थे, जिससे आर्थिक व्यवस्था भी गड़बड़ाई थी। हमने इन सारी चीज़ों के बारे में जाना था। आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए अंग्रेजों को अब लगने लगा था कि खेती में सुधार किया जाए, खेती में सुधार की जरूरत है। तो उन्होंने सबसे शुरुआत में अस्थाई बंदोबस्ती लाया, लेकिन इसमें भी कई सारी समस्याएं आ गई। उसके बाद उत्तर पश्चिम प्रांतों में फिर से एक नई व्यवस्था महालवारी बंदोबस्ती लाई गई। फिर मुनरो व्यवस्था लाई गई, जिसमें थॉमस मुनरो ने एक नई व्यवस्था लाई, जिसमें रैयतवारी व्यवस्था यानी किसानों को ही रैयत बना दिया गया था और उसी से कर लिया जाता था। लेकिन इसमें भी सब चीज़ ठीक ठाक नहीं चला, इसमें भी परेशानियां आने लगी। उसके बाद जाना यूरोप के लिए फसलें, क्योंकि अब कंपनी सोचने लगी कि क्यों ना, जब सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं बंदोबस्ती व्यवस्था में, तो क्यों ना जो यूरोप में जिन जिन फसलों का मांग है उन फसलों को यहाँ पे उपजाया जाए और इसी से मुनाफा कमाया जाए। और इसी तरह उन्होंने मुख्य रूप से कह सकते हैं कि नील और अफीम पर जोर दिया था, और बाकी भी बहुत सारे चीज़ जैसे कि चाय, पटसन, गन्ना, गेहूँ, कपास आदि चीज़ों का भी इन लोग व्यापार करते थे। अब आगे बता रहा है भारतीय नील की मांग क्यों थी, क्योंकि बाकी क्षेत्रों में नील का बंद हो गया था, अमेरिका, वेस्ट इंडीज जैसे क्षेत्रों में, और भारत में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था, जिसकी वजह से यहाँ नील बड़ी मात्रा में अच्छे तरीके से उपजाए जा सकते थे और यहाँ चमकदार होते थे। ओड नामक के बारे में भी जाना था कि ओड नामक से भी एक बनाया जाता था, लेकिन उसका रंग फीका होता था, इसी वजह से नील की मांग बढ़ गई थी। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि नील की खेती कैसे होती थी, और फिर नील खेती से क्या क्या समस्याएं आने लगी। मतलब जहाँ पे ये फसल उगता था नील, उसके बाद दोबारा उस पर कोई फसल नहीं उगा पाते थे, वे खेत बंजर पड़ जाते थे, जिसकी वजह से किसानों ने कर वगैरह लेना भी बंद कर दिया था। हमने इन सारी चीज़ों के बारे में जाना था। फिर हम लोगों ने जाना रैयत की ज़मीन पर नील की खेती, रैयत की ज़मीन पर नील की खेती हुई, लेकिन आगे जब उन लोगों को समझ में आया कि हम लोगों को ये बहुत कम राशि दे रहे हैं और कर्ज भी कम नहीं हो रहा है, साथ ही हम लोगों का कह सकते कि खेती का उपज खत्म हो गया था, ज़मीन बंजर पड़ गई, तो इन लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। जमींदार और किसान एक तरफ मिल गए थे और बागान मालिकों को पीटने लगे थे, जिसके बाद अंग्रेज कंपनी ने जो था वो सेना बुला ली उन लोगों को, बागान मालिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। बाद में एक आयोग का भी गठन हुआ, जिसमें स्पष्ट बताया गया कि बागान मालिक गलतियां कर रहे हैं, और साथ में किसानों को कहा गया कि आप अनुबंध के त्यौहार जो आपने किया है उससे आप पूरा कीजिए, और उसके बाद आप चाहें तो अपने खेत पे नील की खेती बंद कर सकते हैं, कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। इन लोगों को लगा कि महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटेन से इन लोगों के लिए खुशखबरी भेजा है, अब हम लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार से हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर ले, कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी लेने के लिए या क्लास 8 के और अध्यायों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।